मैं इसे एक बात का जवाब सारे कट्टरपंथियों से जानना चाहता हूं कि जब वहां से शिवलिंग निकलेगा, जब उसकी पूजा करी जाएगी, तभी महादेव प्रसन्न होंगे। हमारी ये गंगाधर महाराज का बनाया हुआ चांदनी चौक का शिव मंदिर, क्या इसमें जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर है, उसमें जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या ओंकारेश्वर में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या केदारनाथ में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? बताइए, नहीं होगी। इसका मतलब सब बेकार हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु से शुरू होकर ऊपर कश्मीर तक जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? नहीं होगी। इसका मतलब वो 50 निकलेंगे तभी हमारी पूजा सफल होगी, तभी प्रभु में सुनेंगे। विष्णु शंकर जैन को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। डाल एक PIL इंटरनेशनल कोर्ट में, हिम्मत है तो साफ कह रहा हूँ, तेरे बाप दादाओं की ना जब हिम्मत अगर है तो डाल इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये हमारे महादेव का ये निवास स्थान है कैलाश मानसरोवर, इसे हमें दो। सारे कट्टरपंथी आपके चैनल पे आएंगे, अरे मुल्ला है, शर्मा तो मुल्ला है, शर्मा तो कठमुल्ला है, शर्मा ऐसी बातें करता है, लेकिन इस बात का जवाब कोई है तो मुमकिन है कि राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, तो राहुल गांधी भी तो जाति की राजनीति कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? धर्म और जाति में बहुत बड़ा फर्क है जी। वो धर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक धर्म, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। और हिंदू धर्म में हजारों सैकड़ों जातियां हैं, जिनमें हमारे मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत सारी जातियां ऐसी है कि जिनका पतन इतना बुरी तरह हुआ पड़ा है कि उन्हें उत्थान की बहुत ज़रूरत है, और लेकिन वो उनका किसी भी किस्म से वो आरक्षण के दायरे में नहीं आते, तो उनको कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये जातिगत जनगणना कराना और धर्म की राजनीति करना दोनों अलग चीज़ें हैं। जो भी जातिगत जनगणना होगी वो हिंदुओं की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी, सिखों की भी होगी। जो जो जिसमें जातियाँ हैं, उन सिखों में भी होते हैं, रामगढ़ी होते हैं, और वो होते हैं, जट होते हैं, हर तरह की जातियां उनमें भी पाई जाती हैं। मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, सिद्दीकी होते हैं, कुरैशी होते हैं, कई किस्म की जातियां उनमें भी होती हैं। हिंदुओं में तो खैर भरी बड़ी हैं जातियां, कोई बात ही नहीं है। तो जब जातिगत जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा ना कौन सी जाति ऊपर उठ चुकी है, कौन सी जाति नीचे हो चुकी है। जब तक आप डिटेल नहीं करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं देश का किसान परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है। अब ये तमाम सवाल के लिस्ट जो है पीएम के सामने उन्होंने रखा, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद नहीं रहे। अब क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे? उम्मीद है। आज तक दिया है क्या उन्होंने कभी जवाब? अगर किसान परेशान है तो वो पता किस किसान की बात करेंगे? वो धनखड़ साहब की बात करेंगे, क्योंकि धनखड़ साहब ने अपने आप को कहा है मैं किसान का बेटा हूँ। कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है कि मैं इस सीट पे आ चुका हूँ। इससे पहले क्या कांग्रेस किसान के बेटे नहीं आए? इससे पहले क्या चौधरी चरण सिंह साहब ने हमारे प्रधानमंत्री पद नहीं संभाला था, वो किसान के बेटे नहीं थे क्या? और तमाम हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो हमारे पुराने जो है उनका जनरल सुहाग हमारे सेनाध्यक्ष थे, क्या वो किसान के बेटे नहीं थे? कौन सा किसान का बेटा नहीं है? भारत की 70% आबादी तो गांव में बसती है, 70% तो हमारी भारत की आबादी किसानी में करती है। हमारे बॉर्डर पे लड़ने वाले तमाम किसान के बेटे ही तो होते हैं। लेकिन अपने आप को प्रचारित करना मैं किसान हूँ, वो किसान की बात करेंगे, मात्र धनखड़ साहब की बात करेंगे। वो इन किसानों की बात नहीं करेंगे जो यहाँ 700 किसान अपनी शहीदी में दे के चले गए, सर्दी गर्मी बरसात में बैठे रहे हो, यहाँ पर 700 किसान दम तोड़ गए। उनके बारे में कोई बात नहीं। उनके बारे में उन्होंने क्या बात करी थी? लास्ट एंड फाइनल एक लाइन की बात। मुझे बहुत दुख होता है, मैं किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाया, और मैं 3 काले कानून जो है किसान कानून वापस लेता हूँ। काले कानून तो हम लोग कहते थे, उन्होंने तो खैर इस बात को कहा ही नहीं। और मीडिया ने क्या चलाया? मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर। जब लाए थे तब भी मास्टर स्ट्रोक, और जब ले लिया वापस तब भी मास्टर स्ट्रोक। तो मीडिया का तो काम चरण चुंबक करना है, और ना वो किसानों की बात करेंगे, ना वो नौजवानों की बात करेंगे। जब राहुल गांधी जी ने रखे सवाल और वो निकल लिए। देखिए सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया होता तो तीसरा कार्यकाल उनका चलता कैसे? हिंदू मुस्लिम पे चल गया, और कैसे चलता है बताइए? अगर उन्होंने काम करा होता, बहुत काम कर रहे हैं वो पिछले 10 सालों से। 2014 में वो पहली बार चुन के आए, 282 सीट उन्हें मिली, उन्होंने और काम करा, ठीक है जी। अगली बार जो है पुलवामा का जो है हुई हरकत, पुलवामा का उन्होंने पूरा राजनीतिकरण करा, पूरा उसका फायदा उठाया, उन्हें 303 सीटें मिली। और एज पर मोदी जी और एज पर मोदी जी गवर्नमेंट उन्होंने बहुत काम करे हैं। 2019 से 2024 तक उन्होंने 5 साल में बहुत काम करे। बहुत काम करने के बावजूद इन्हें 240 सीटें क्यों हासिल हुई साहब? फिर तो 303 के बदले 400 सीटें मिलनी चाहिए थी, जैसा का दावा करा जा रहा था। क्यों जनता ने उनके काम को नकारा? और ये 240 सीटें भी आपको पता है कि किस बेहाफ पे मिली हैं, सब जानते हैं। कितनी सारी लोकसभा चुनावों में कितनी सारी सीटों पे कितनी ज़बरदस्त हेरा फेरी हुई। 19 सीटों पे 20 सीटों पे हेरा फेरियाँ हुई हैं। हारे हुए कैंडिडेट को रात को जो है जीता हुआ घोषित कर दिया गया। 99% EVM चार्ज निकली, सब जानते हैं कैसे जीते हैं। तो फिर लेकिन बोलेगा कौन? आप और हम बोल सकते हैं। जो मेन मीडिया जिसका काम है बोलना, वो बोलता नहीं है, वो मौन रहता है। वो तो चरण चुंबक लगा रहेगा सुबह से शाम तक। वो तो कल भी इसी बात को प्रचारित कर देगा, मोदी जी ने विपक्ष को जमकर धोया, मोदी जी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी, मोदी जी ने प्रियंका गांधी को लाजवाब कर दिया, बोलने लायक नहीं छोड़ा। वो कल इसी बात पे करेगा वो सारी की सारी डिबेट। कह रहे कि संविधान खतरे में। बिल्कुल जी, संविधान खतरे में है। संविधान में लगातार जिस हिसाब से कर रहे हैं, संविधान के जो पहरेदार हैं वही आज जब हमारी मनुवादी भाषा बोलने लगे तो संविधान खतरे में है नहीं है। इस मामले में सबसे ताज़ा उदाहरण में जज जो है शेखर याद उसका देता हूँ, शेखर का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, तो संविधान खतरे में है नहीं। एक जुडिशरी पोस्ट पे बैठा हुआ न्यायमूर्ति जो है इस किस्म की अगर वो बातें करता है तो इसका मतलब संविधान खतरे में है ना।
जाहिर बात है, तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ इसमें, या जनता गलत क्या कह रही है? संविधान खतरे में ना होता तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों पलटा जो दिल्ली सरकार के फेवर में आया था? संविधान खतरे में नहीं होता तो ये 1991 वर्षिप एक्ट को क्यों नहीं मानते? वो भी संविधान का हिस्सा है ना, वर्षिप एक्ट जो है वो भी संविधान का संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक भी तो लगा दिया ना सर। अभी ये अंतरिम रोक है, मात्र 4 हफ्तों की अंतरिम रोक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा ही क्यों होने दी जब 1991 वर्षिप एक्ट में क्लियर कर दिया गया था 1947 में आज़ादी जिस मॉन्यूमेंट्स की या जिस भी भौगोलिक स्थिति जैसी थी वो वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो जहाँ था वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी उसमें छेड़खानी करके लगातार एप्लीकेशन डाली गई हैं, तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? और लगा दीजिए आप, एक बार छोटी सी डिटेल निकालिए आप, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो है, दोनों बाप बेटों की जोड़ी जो है, उनके पीछे सपोर्ट किसका है? विश्व हिंदू परिषद का है, आरएसएस का है, बजरंग दल का है, बीजेपी का है। कोई से भी बीजेपी नेता को आपने उनके खिलाफ बोलते देखा कि ये संविधान के अनुरूप जाके कार्य नहीं कर रहे, ये संविधान की खिलाफत कर रहे हैं? 1991 वर्षिप एक्ट की बेलना कर रहे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन क्यों लगाई? विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि भारत के अंदर 50 ऐसे मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर है, शिवलिंग है। ठीक है जी, तो उन सबको जो है उनका मकसद देखिए, उन सबको बाहर निकालिए। 50 छोड़ो, मैं कहता हूँ जी 500 हैं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या वो 50 या 500 भी निकलने के बाद प्रभु हमारे जो हैं महादेव, वो उन 50 शिवलिंगों की पूजा करने पर ही खुश होंगे, या 500 और निकलते उन्हीं की शिवलिंग पूजा करने पर खुश होंगे? ये बता दीजिए सिर्फ मुझे। मैं इस एक बात का जवाब सारे कट्टरपंथियों से जानना चाहता हूँ कि जब वहाँ से शिवलिंग निकलेगा, जब उसकी पूजा करी जाएगी, तभी महादेव प्रसन्न होंगे। हमारी ये गंगाधर महाराज का बनाया हुआ चांदनी चौक का शिव मंदिर, क्या इसमें जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर है, उसमें जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या ओंकारेश्वर में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या केदारनाथ में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? बताइए, नहीं होगी। इसका मतलब सब बेकार हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु से शुरू होकर ऊपर कश्मीर तक जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? नहीं होगी। इसका मतलब वो 50 निकलेंगे तभी हमारी पूजा सफल होगी, तभी प्रभु हमें सुनेंगे। विष्णु शंकर जैन को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। डाल एक PIL इंटरनेशनल कोर्ट में, हिम्मत है तो साफ कह रहा हूँ, तेरे बाप दादाओं की ना जब हिम्मत अगर है तो डाल इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये हमारे महादेव का जो निवास स्थान है कैलाश मानसरोवर, इसे हमें दो। सारे कट्टरपंथी आपके चैनल पे आएंगे, अरे मुल्ला है, शर्मा तो मुल्ला है, शर्मा तो कठमुल्ला है, शर्मा ऐसी बातें करता है। लेकिन इस बात का जवाब कोई है तो मुमकिन है, इस बात का जवाब कोई नहीं देगा कि शर्मा जी ने जो बात उठाई है कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने की, इस पे कोई जवाब नहीं देगा। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात मैं 100% है सहमत हूँ। बिल्कुल जी, एक मिनट, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में आ जाओ। अगर कोई भी ED, IT, CBI, पुलिस, कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी अगर आपके ऊपर हाथ डाल दे तो गारंटेड बात है, बिल्कुल कोई नहीं आपके ऊपर हाथ डालेगा। मोदी हैं तो मुमकिन है। आप बलात्कार कर लीजिए, गैंग रेप कर लीजिए और उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। मजाल है आपका, अगर कोई जेल हो जाए या आपके घर पे बुलडोजर चल जाए या आपकी जमानत ना हो, मोदी हैं तो मुमकिन है। 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, उसके कंधे पे हाथ रख के मोदी जी वोट मांग रहे हैं और उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए। मोदी हैं तो मुमकिन है। 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी के कंधे पे हाथ रख के मोदी जी ने वोट मांगा, इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। हजारों करोड़ का आपने घोटाला कर दिया। अजीत पवार सबसे बड़ा उदाहरण, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, मोदी जी ने खुद आरोप लगाए। मोदी जी ने कहा चक्की पीसिंग, और उसके बाद जब मोदी जी की पार्टी में वो शामिल हो गए तो कौन सी एजेंसी ने उनके बाहर हाथ डाला? बता दीजिए। क्या ED पहुंची उनके घर पे? क्या IB पहुंची उनके घर पे? क्या CID पहुंची उनके घर में? क्या NIA पहुंची उनके घर पे? और बाकायदा उनको अब 1000 करोड़ की संपत्ति तो वापस कर दी गई। ED ने उनकी बीवी को 25,000 करोड़ के घोटाले से क्लीन चिट दे दी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। आप भ्रष्टाचार करो, आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, ब्रजभूषण शरण सबसे बड़ा उदाहरण है। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद आपकी गिरफ्तारी अवश्यम भावी है, एज पर लॉ, एज पर संविधान, एज पर कानून, लेकिन आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। सीधी सी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा था, वादा भी किया चुनाव में जनता से कि हम जीत कर आएंगे तो आपकी भैंस को जो चुरा रहे उनको बचा लेंगे, मंगलसूत्र बचा लेंगे। तो वो कामें तो हो ही रही है ना, मोदी है तो। और ये जी अभी आपको एक वो दिखाता हूँ, अभी इसमें यूपी में दरोगा ने उसको पकड़ लिया, क्या नाम है उसको, बंदे को पकड़ लिया, उसको कहा भाई मैं तेरे को तब छोड़ूंगा, तू पहले मुझे रिश्वत दे। उसने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको क्या बोला पता है कि जाके अपनी भैंस बेच दे, भैंस बेच के आ, उससे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मैं भी आपको फोटो दिखाता हूँ यूपी की, 1 सेकंड का मुझे टाइम दी। खबर चली है, ये खबर है ना सर? बिल्कुल है, अखबार में भी छपी हुई है, मेरे घर की खबर तो है ही नहीं ये रही। आप ये कहना चाहते हैं तो आप बताइए भैंस कौन खोल के लेके जा रहा है? बीजेपी का राज है, सुशासन, डबल इंजन का सरकार है यूपी में। तो डबल इंजन है वहाँ, तो सिंगल इंजन भी नहीं है, डबल इंजन है वहाँ तो। और वहाँ के हालात ये हैं। एक आखिरी सवाल, उम्मीद है आपको कि प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी ने जिन जिन जवाबों का जिक्र किया है, आशा किया है कि प्रधानमंत्री मुझे देंगे, मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, 100% गारंटी से खड़े होकर कहता हूँ बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं।
कोई उम्मीद नहीं है उनकी दूर दूर तक किसी किस्म से वो इन जवाबों का, इन सवालों के जवाब वो देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने शर्मा जी की राय सुनी। बहरहाल सदन के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी गरजते हुए नजर आए, सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि आखिर देश में क्या संविधान का राज है या फिर मनुवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है चल क्या रहा है, संविधान चल रहा है या मनुवाद चल रहा है। प्रियंका गांधी कहती है कि देश का राजा भेष बदलना जानता है, तो वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का राजा अब द्रोणाचार्य बन गया है। फिलहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही।